एक अजीब सवाल है। जब भी कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें क्या लगता है कि शायद उसे बात समझ नहीं आई, या फिर कि वो जानबूझकर तुम्हारी बात काट रहा है? क्योंकि मुझे हमेशा पहला वाला ही लगता था। मैं सोचता था अगर मेरी बात सही है और मैं उसे ठीक से समझा दूं तो सामने वाला मान जाएगा। लेकिन शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इंसान हमेशा सही बात इसलिए नहीं मानता कि वो सही है। कई बार वो सिर्फ इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि तुम उसे छोटा साबित कर रहे हो। और ये समझ आने के बाद अपनी कुछ पुरानी बहसें याद करता हूं तो थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। कल ऑफिस के एक ग्रुप में एक मैसेज आया। एक जूनियर से गलती हुई थी। मैनेजर ने उसे सबके सामने डांट दिया। मैंने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मैसेज देखा, स्क्रॉल किया और अपने काम में लग गया। लेकिन आज सुबह अचानक वही सीन याद आ गया और दिमाग में एक सवाल आया। गलती तो उसकी थी, लेकिन सबके सामने डांटने के बाद क्या वो अगली बार बेहतर काम करेगा, या अगली बार बस इतना करेगा कि अपनी गलती किसी को पता ही ना चलने दे? यहीं से एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल आया। क्या कि हम जैसा सच में लोगों को सुधारना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि सामने वाला ये मान ले कि हम सही थे? क्योंकि सुनने में दोनों एक ही चीज लगती है, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग हैं। शायद इसी वजह से ऑफिस की छोटी सी डिसएग्रीमेंट ईगो क्लैश बन जाती है। घर में छोटी सी सलाह आर्ग्यूमेंट, रिलेशनशिप में कंसर्न, कंप्लेंट, और व्हाट्सएप पर एक सिंपल ओपिनियन, 2 घंटे की बहस। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई तुम्हें बोलता है तुमने ये गलत किया, तुम्हारा दिमाग तुरंत क्या करता है? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर जस्टिफिकेशन, फिर पुरानी बातें। और देखते देखते बात उस गलती से हटकर तुम्हारे कैरेक्टर पर आ जाती है। अब तुम्हें अपनी गलती देखनी नहीं है, तुम्हें खुद को डिफेंड करना है। यहीं से डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि किताब का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं। असल सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है। क्या तुम सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हो, या सिर्फ उसे हराने की? अगर ध्यान से देखो, हमारी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स शायद यहीं से शुरू होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सीरियसली लें। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत की अप्रिसिएशन हो, बॉस हमारी बात सुने, घर वाले हमारी बात समझें, पार्टनर हमारी फीलिंग्स समझे, दोस्त हमारी वैल्यू समझे। लेकिन कभी कभी रुककर ये पूछना भी पड़ेगा, हम खुद दूसरों को कितना सीरियसली लेते हैं? मान लो तुम्हारा कोई कॉलीग मीटिंग में तुम्हारे आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। तुमने रात तक बैठकर काम किया कि नहीं की, प्रेजेंटेशन तैयार की है, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आइडिया अच्छा है, और मीटिंग में वो बोल देता है मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। अब तुम क्या करोगे? तुरंत बोल सकते हो, आपने शायद पूरा डेटा देखा नहीं है, मैंने इस पर काफी रिसर्च की है। या फिर थोड़ा रुककर पूछ सकते हो, आपको इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिख रही है? ध्यान दो, दूसरे ऑप्शन में तुम अपना आइडिया छोड़ नहीं रहे, तुम बस लड़ाई का डायरेक्शन बदल रहे हो। अब तुम उसके खिलाफ नहीं हो, तुम दोनों मिलकर प्रॉब्लम देख रहे हो। और शायद यही किताब की एक बड़ी बात है। लोगों को प्रभावित करने के लिए हर बार अपनी इंटेलिजेंस साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाले को बस इतना महसूस होना चाहिए कि उसकी बात भी मायने रखती है। पहले मुझे ये बात थोड़ी इरिटेटिंग लगती थी, क्योंकि ऑनेस्टली मैं खुद को लॉजिकल इंसान मानता हूं। तो नेचुरली सवाल आया, अगर कोई गलत है तो क्या करें? क्या हर बार उसके ईगो को बचाते रहें? क्या हर गलत बात पर बोलें हाँ आपकी बात भी सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही किताब को सिर्फ पीपल प्लीजिंग वाली किताब समझना गलत होगा। इसका मतलब अपनी ओपिनियन छोड़ देना नहीं है, बस डिसएग्रीमेंट का तरीका बदलना है। क्योंकि अगर तुम्हारा गोल सामने वाले को नीचा दिखाना है तो आर्ग्यूमेंट बहुत आसान है, लेकिन अगर सच में सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा अपने ईगो से पीछे हटना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे छोटे भाई ने कोई गलत डिसीजन लिया, तुम तुरंत बोलते हो मैंने पहले ही कहा था, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। टेक्निकली हो सकता है तुम सही हो, लेकिन उस वक्त भाई क्या सुन रहा है? तुम्हारी एडवाइस नहीं, वो शायद ये सुन रहा है तुम बेवकूफ हो।
और जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट खतरे में है तो वो एडवाइस सुनने से पहले खुद को डिफेंड करता है। यही क्रिटिसिज्म का अजीब हिस्सा है। हम सोचते हैं क्रिटिसिज्म से सामने वाले को अपनी गलती दिख जाएगी, लेकिन कई बार वो अपनी गलती देखने से पहले खुद को सही साबित करने में लग जाता है। अब तुम कह सकते हो लेकिन वो तो क्लियरली गलत है। हाँ, हो सकता है, लेकिन असली सवाल शायद ये नहीं है कि कौन सही है। सवाल ये है तुम चाहते क्या हो, उसे हराना या चीज ठीक करना, क्योंकि दोनों के लिए तरीका अलग होगा। और यार, बहस हम जानते हैं कि बेकार है, फिर भी छोड़ते नहीं हैं, खासकर ऑनलाइन। व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ गलत लिखा, तुमने रिप्लाई किया, उसने काउंटर किया, तुमने स्क्रीनशॉट भेजा, उसने दूसरा स्क्रीनशॉट भेज दिया, फिर तुमने एक्चुअली से शुरू किया, फिर उसने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, और आखिर में दोनों फोन नीचे रखते हैं और दोनों के दिमाग में एक ही बात होती है, मैं सही था। किसी ने किसी को कन्विंस नहीं किया, बस दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा। किताब में एक आइडिया है जो पढ़ते वक्त मुझे थोड़ा चुभा। बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका कई बार बहस में जाना ही नहीं है। पहली बार पढ़ा तो लगा ये थोड़ा आइडियलिस्टिक है, हर जगह चुप थोड़ी रह सकते हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी पुरानी आर्ग्यूमेंट्स याद की। और सच बोलूं, कई आर्ग्यूमेंट्स में मैं सॉल्यूशन के लिए लड़ ही नहीं रहा था। मैं बस चाहता था कि आखिरी मैसेज मेरा हो, बस मुझे लास्ट वर्ड चाहिए था। और लास्ट वर्ड मिल भी गया तो मिला क्या? कुछ नहीं। तब मुझे एक चीज समझ आई, कई बार हम सामने वाले को कन्विंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम अपने ईगो को रीअश्योर करने के लिए करते हैं मैं गलत नहीं हूं। बात छोटी लगती है, लेकिन रिलेशनशिप्स में इसका डैमेज काफी बड़ा हो सकता है। अब घर की एक सिचुएशन सोचो, तुम्हारे घर में किसी की कोई आदत है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम रोज बोलते हो, पापा अब जमाना बदल गया है, आपको ये समझना चाहिए। आप हमेशा पुराने तरीके से सोचते हो और सामने से वही जवाब, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अब तुम फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड, और असली बात कहीं बीच में गायब। लेकिन उसी कन्वर्सेशन को थोड़ा अलग तरीके से शुरू करो। आपको क्या लगता है आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? पहले उनकी बात सुनो, फिर पूछो, अगर हम एक बार ये तरीका ट्राई करें तो कैसा रहेगा? अब तुमने डिसीजन इंपोज नहीं किया, तुमने सामने वाले को सोचने की जगह दी। और ये चीज इंडियन फैमिलीज में मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है। हमारे यहाँ सजेशन कई बार सजेशन रहता ही नहीं, वो धीरे धीरे ऑर्डर बन जाता है, क्योंकि रिश्ता पुराना है, उम्र ज्यादा है, या हमें लगता है कि हम सामने वाले से ज्यादा जानते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, जितना ज्यादा हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई बार उतना ही ज्यादा वो अंदर से रेजिस्ट करने लगता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जिस इंसान को हम बदलना चाहते थे वही इंसान हमसे बचने लगता है। घर में कम बात, ऑफिस में सिर्फ काम की बात, रिलेशनशिप में धीरे धीरे डिस्टेंस, क्योंकि हर कन्वर्सेशन में उसे करेक्शन मिलने लगा है। फिर किताब की एक और बात आती है, लोगों को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराना। सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन हम प्रैक्टिकली करते कितना है? किसी नए इंसान से मिलते ही हमारा दिमाग अक्सर अपने बारे में सोचने लगता है, मैं क्या बोलूं, कैसे इंप्रेसिव लगूं, मैं क्या करता हूं, मैंने क्या अचीव किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जिन लोगों के साथ हमारी सबसे अच्छी कन्वर्सेशंस होती हैं, वो अक्सर हमारे बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं। वो सवाल पूछते हैं, हमारी बात सुनते हैं और जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं। इसलिए शायद उनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है। उन्होंने हमें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमें बोलने की जगह दी। और यही मुझे एक और चीज समझ आई, इंटरेस्टिंग बनने के लिए हमेशा इंटरेस्टिंग बातें बोलना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाले में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना ही काफी होता है। पहले मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट थोड़ा नीडी लगता था। ऐसा लगता था कि बहुत सवाल पूछूंगा तो सामने वाला सोचेगा कि मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब लगता है प्रॉब्लम सवाल पूछने में नहीं है, प्रॉब्लम फेक सवालों में है। कैसे हो, सब बढ़िया, और जवाब पूरा होने से पहले अपना टॉपिक शुरू। ये इंटरेस्ट नहीं है, ये बस कन्वर्सेशन की फॉर्मेलिटी है। रियल इंटरेस्ट में तुम आंसर सुनते हो,
फिर उसी आंसर से अगला सवाल निकलता है और सामने वाले को महसूस होता है इस आदमी ने सच में मेरी बात सुनी। शायद इंसान को यही ज्यादा याद रहता है। तुमने कितना स्मार्ट बोला ये शायद याद न रहे, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके उसे कैसा फील हुआ ये याद रह जाता है। हालांकि यहां मैं किताब से पूरी तरह एग्री नहीं करता, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, हर इंसान जेन्युइन अप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग सच में गलत होते हैं, कुछ जानबूझकर फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझ लेते हैं। ऐसे इंसान के साथ अगर तुम हर बार समझाते रहो, हर बात में अच्छाई खोजते रहो और लगातार उसके ईगो को बचाते रहो, तो हो सकता है तुम रिलेशनशिप नहीं बचा रहे, तुम अपनी बाउंड्री खो रहे हो। इसलिए मेरे लिए इस किताब की बात का दूसरा हिस्सा उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे के ईगो को चोट मत पहुंचाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी डिग्निटी भी छोड़ दो। कभी साफ बोलना पड़ेगा, कभी नहीं कहना पड़ेगा, कभी कन्वर्सेशन खत्म करनी पड़ेगी, और कभी कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश छोड़कर डिस्टेंस बनाना ही बेहतर होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, और काइंडनेस का मतलब वीकनेस भी नहीं है। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस किताब को कभी कभी ऐसे दिखाया जाता है जैसे लोगों की तारीफ करो, उनकी ईगो मसाज करो और फिर अपना काम निकलवा लो। लेकिन अगर तुम्हारी एप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए है कि सामने वाला तुम्हारी बात मान ले, तो वो एप्रिसिएशन नहीं है, वो स्ट्रेटजी है। और लोग इसे हमारी सोच से कहीं जल्दी पकड़ लेते हैं। बॉस अगर सिर्फ अप्रेजल के लिए तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम किसी लड़की या लड़के में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए, उसे भी शायद पता चल जाएगा। तुम दोस्त की बात सिर्फ इसलिए सुन रहे हो ताकि बाद में अपनी प्रॉब्लम सुना सको, उसे भी समझ आ जाएगा। इसलिए शायद सबसे मुश्किल चीज कोई कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, सबसे मुश्किल चीज इंटेंशन है। और यही क्रिएटर के तौर पर मुझे भी एक चीज समझ आती है। अगर कंटेंट बनाते समय मैं सिर्फ ये सोचूं मैं ऑडियंस को क्या बताना चाहता हूं, तो शायद मैं वही बनाऊंगा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अगर मैं पहले ये सोचूं व्यूअर अभी किस प्रॉब्लम में है, उसके दिमाग में कौन सा सवाल चल रहा है, वो रात को किस बात को लेकर परेशान है, तो कंटेंट का पूरा अप्रोच बदल जाता है। फोकस क्रिएटर से व्यूअर पर शिफ्ट हो जाता है। और शायद रिलेशनशिप्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम पूछते रहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन शायद कभी कभी बेहतर सवाल है सामने वाला इस वक्त क्या फील कर रहा है। ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ सेकंड के लिए अपनी कहानी साइड में रखनी पड़ती है। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे अनकंफर्टेबल बात है। दूसरों को समझने के लिए तुम्हें पहले यह मानना पड़ेगा कि हर सिचुएशन सिर्फ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रही। तुम्हें लगता है तुम सही हो, सामने वाले को भी लगता है वो सही है, और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कई बार फैक्ट्स से ज्यादा आइडेंटिटी का बन जाता है। मैं कैसा इंसान हूं, क्या तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो, क्या मेरी बात की वैल्यू है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। जब ये सवाल अंदर चल रहे हो तब तुम्हारा सबसे परफेक्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी शायद काम नहीं करेगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी बात काटे, तुम्हारी क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव हो जाए, या घर में तुम्हारी सलाह को रिजेक्ट कर दे, तो शायद तुरंत ये मत सोचना इसे समझ क्यों नहीं आता। एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना अभी इसे मुझसे सुन क्या रहा है, मेरी बात या अपना अपमान। शायद यही फर्क है किसी को कंट्रोल करने और किसी को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करने के बीच। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर सामने वाला जेन्युइनली गलत है, अगर वो बार बार तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठाता है, अगर तुम कामली बात करो, सवाल पूछो, रिस्पेक्ट दो, फिर भी वो नहीं बदलता, तो फिर क्या हर रिलेशनशिप सिर्फ कम्युनिकेशन से बचाया जा सकता है? शायद नहीं। और शायद मैच्योरिटी का एक हिस्सा ये एक्सेप्ट करना भी है कि हर इंसान को कन्विंस करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के साथ तुम्हें अपनी बात समझानी होगी, कुछ के साथ बाउंड्री रखनी होगी, और कुछ के साथ शायद तुम्हें आखिरी बार यह साबित करने की कोशिश भी नहीं करनी होगी कि तुम सही थे। क्योंकि हो सकता है जिंदगी की सबसे मुश्किल बहस वो न हो जिसमें सामने वाला तुम्हारी बात नहीं मानता, बल्कि वो हो जिसमें तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है मुझे सच में सामने वाले को समझाना था, या बस ये साबित करना था कि मैं गलत नहीं था।